बेटा आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है वो है बेटा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, और चांसेस आने के सर 100%। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इसे कर लेना अच्छे से। अब सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? इन्वेस्टमेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है सर? निवेश। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितना गुना हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है बेटा? सिंपल है। यहाँ देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। व्हाट विल बी द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी जो मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता या घटाता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब मैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो किस पे फर्क आएगा? मेरी इनकम पे फर्क आएगा। तो उस चेंज को निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बेटा डिनोट किया जाता है किससे? यहाँ पे के से करते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एल्जेब्रिक रिलेशन के साथ जाते हैं तो एमपीसी के साथ यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। एक ना यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आता है, इसके ना दो फॉर्मूलाज हैं बेटा, दो क्या तीन लेके चलना। आप देखो कैसे। के इज इक्वल्स टू सबसे पहला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, और के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, और के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एमपीएस। ये दोनों फॉर्मूले सेम है। रीजन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एमपीएस का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बन जाएगा ये? 1 माइनस, तो मैं 1 माइनस एमपीसी लिखूं चाहे मैं यहाँ एमपीएस लिखूं, दोनों का मतलब तो सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, और के का एक फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे ना बेटा एक प्रूफ करने के लिए आता है, क्या? प्रूफ दैट के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। प्रूफ पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे देखिए आप जरा। कहता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। कहता है डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके बीच में? के बीच में और एमपीसी के बीच में। क्यों होता है ये समझते हैं। कह रहा हायर द एमपीसी मींस पीपल आर कंज्यूमिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम, द वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी मोर। एमपीसी के बढ़ने का मतलब क्या है सर? एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है सर, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वो अपना कंजप्शन क्या कर रहे हैं? साथ साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा क्या बढ़ रहा है सर? यहाँ पे एमपीसी। लोअर एमपीसी मींस पीपल आर कंज्यूमिंग अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम। और लोअर एमपीसी का मतलब क्या है सर? जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वो अपना कंजप्शन क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिवली कम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से एमपीसी क्या हो रहा है? कम। इन टर्म्स ऑफ एमपीएस द मल्टीप्लायर विल बी 1 अपॉन में एमपीएस। मैकेनिज्म क्या है इसका? The working of an investment multiplier is based on the assumption that expenditure of one person is the income of the another। देखो बेटा सीधी सी बात है, ये ना सर्कल में घूमता है। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया, आप मेरे को फीस दोगे, मेरे लिए इनकम है, लेकिन आपके लिए वो एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या? कि अगर मैं दुकान पे जाके खर्चा करता हूं तो दुकानदार तो सप्लाई करेगा, मेरी तरफ से खर्चा होगा, उसकी क्या हो जाएगी? वहां पे इनकम हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं when additional investment is done in the economy that will increase the national income determination and multiplier many times। कहते हैं जब भी इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो उससे क्या बढ़ता है सर? इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर बढ़ता है, यानी कि हमारी इनकम बढ़ती है। द प्रोसेस स्टार्ट विद, अब इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इस वाले को ध्यान से, स्टेबल को देखो। हुआ क्या बच्चे इसके अंदर? राउंड वन, यहां पे बेटा मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? और डेल्टा वाई कितना था? 1000। डेल्टा सी कितना है? 800। ये कितना है? यानी कि इस इनकम में से 800 रुपए मैंने कंज्यूम करे और 200 रुपए क्या कर लिए? मैंने सेव कर लिए। यहां तक समझ आ गई? अब बेटा जो मैंने 800 रुपए कंज्यूम करे होंगे, मैंने कहीं पे खर्चे है ना, तो मैंने क्या बोला? जो मैं खर्चा करूंगा सामने वाले की क्या बन जाएगी? वो इनकम। तो ये जो 800 रुपए है ये क्या बन गई बेटा? अगली बार के लिए इनकम बन गई। समझ आया? ये 800 यहाँ क्यों आया? क्योंकि सर जब मैं मार्केट में जाके पैसा खर्चूंगा तो दुकानदार के लिए तो इनकम दे के आ रहा हूं ना, तो ये इनकम बन गई। अब फिर से क्या करा बेटा हमने? मान लो इन्होंने एग्जांपल दिया था कि हमारा जो के है वो कितना है बेटा? यहाँ पे 0.8। एमपीसी कितना है मेरा? 0.8। यानी जो भी मैं कमा रहा हूं ना उसमें से 0.8 यानी कि 80% क्या करता हूं? कंज्यूम करता हूं, 20% क्या करता हूं? सेव करता हूं। तो बेटा इस 800 का 0.8 कितना हो जाएगा? 640।
समझ रहे हो? मैं लिख के दे देता हूं, 800 इंटू 0.8 कितना आ गया 640, और बाकी का मैंने क्या कर लिया सर, सेव। लेकिन जब मैंने ये 640 रुपए खर्चे होंगे, फिर ये क्या बन गई होगी आगे वाले के लिए, इनकम बन गई होगी। सर ये फिर से इनकम बन गई। ठीक, अब इस 640 का भी 0.8 हो गया, ये हो गया ये। इस तरीके से क्या होती है ये प्रोसेस, क्या होती है बेटा, कंटिन्यूएशन के अंदर चलती चली जाती है। इसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस, कि एक बंदा पैसा खर्चेगा, सामने वाले की इनकम बनेगी, फिर उस इनकम से वो क्या करेगा, कुछ पोर्शन खर्चेगा, कुछ पैसा बचाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी है तो बताओ वो कितना कमा लेगा, तो देखो बेटा के का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको, यहां पे देखिए, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, 5,000। अब इसको ना ऐसे मत करो आप, रुकिए मैं आपको बताता हूं आगे चल के इसमें। ये देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे समझिए, कहता है शुरू के अंदर हम मान के चलते हैं कि हमारी जो डेल्टा इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, 100 करोड़। फर्स्ट राउंड में इनकम कितने से बढ़ी सर मेरी, 100 करोड़ से। एमपीसी कितना था मेरा, 0.9 का क्या मतलब हुआ कि सर इस 100 में से 0.9 में खर्चूंगा, वो खर्चूंगा तो अगली बार के लिए क्या बनेगी, वो इनकम बनेगी। सर अभी 100 में से जब 90% खर्चा तो आगे कितना चला गया, 90 करोड़, 90% ऑफ 100 करोड़, सेकेंड राउंड की इनकम बन गई। फिर से एमपीसी इतना था, अब 90 का 90% कितना हो जाएगा, 81 करोड़। इस तरीके से ये प्रोसेस बेटा चलती चली जाएगी, और प्रोसेस कंटिन्यू होकर यहां तक चलती चली जाएगी, टोटल इंक्रीज इन इनकम इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, अभी पहले प्रैक्टिस पे आते हैं, मैं फिर आपको क्वेश्चन भी समझाता हूं। कहता है इफ एमपीएस इज 0.75, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहां पे देखिए बेटा, यहां देखिए बच्चे सब, के का फॉर्मूला मैंने क्या बताया बेटा, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी कितना है सर, 1/0 और हम क्या कह सकते हैं इसको, तो के की वैल्यू कितनी आएगी सर यहाँ पे, 4। व्हाट डज हायर एमपीसी इंडिकेट अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। अगर मेरा एमपीसी ज्यादा है तो वो किस चीज को शो करता है, अगर मेरा एमपीसी ज्यादा है तो किस चीज को शो करता है, कि सर जितनी मेरी इनकम बढ़ रही है उतना ही मेरे क्या हो रहा है, कंजप्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, इफ एमपीसी इज 0.एमपीएस 0.4 है, तो बेटा के का एक फॉर्मूला और क्या है मेरे पास, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, 1/0.4 कितना आ गया, ये परसेंट नहीं लिखना है इसके आगे, कितना आ गया बेटा, ये 0.4 ही दिया हुआ ना भाई, है ऊपर, अच्छा 10 है, 100 नहीं है, 10 है, ठीक है। 10/में 0 पॉइंट, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 2 पॉइंट। अब आगे है, कहता है इफ द एमपीसी 0.8, के की वैल्यू बताओ कितनी होगी बेटा, तो 0.2 करोगे तो मेरे ख्याल से 5 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो फॉर्मूले तो दो ही है, 1/1 - एमपीसी या 1/1 एमपीएस, ठीक है ना। अब बेटा यहां पे देखिए, अच्छा टॉपिक है ये वाला, अभी ध्यान से देखना, अभी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट नहीं हुए, वो मैं अलग से सजने वाली क्लास में लूंगा आपके, अलग से न्यूमेरिकल्स ही करेंगे हम उस दिन। यहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है बेटा कि फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोस पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क विदाउट एनी ड्यू डिफिकल्टी। कहता है बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उसे कहा जाता है कि जितने लोग मार्केट के अंदर काम करने के लिए कैपेबल हैं और उनको काम मिल जाता है, तो हम बोलेंगे हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है सर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है। Ordinarily, the term full employment refers to the situation in which no one is unemployed. No one is क्या है बेटा, unemployed। कोई भी इसके अंदर क्या है, employed की जगह क्या कर लेना, यहाँ पे आप unemployed कर लो इसको।
ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे बोलता है बेटा यहाँ पे क्या, अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहली आती है बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले ध्यान से सुनना बेटा, फ्रिक्शनल होती क्या है। सम टाइम पीपल लीव वन जॉब इन सर्च फॉर द सम अदर जॉब एंड रिमेन वैकेंट बिटवीन दीज पीरियड्स। क्या होता है बेटा, मान लो किसी ने एक नौकरी छोड़ी, उसने दूसरी जॉब पकड़नी है अभी, तो उसके बीच में उसे 1-2 महीने खाली बैठना पड़ गया। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वेयर पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ वर्कर। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी the old staff become unemployed as now they do not possess enough exercise to a particular job। देखो इसको ऐसे समझो बेटा, एक टाइम ऐसे आया था कि जब इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटर लगाए गए ना, तो काफी लोगों को नौकरी से निकाला गया, क्योंकि उनको क्या चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। यानी जब हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है या टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सर वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है बेटा जो अपनी इच्छा से लिया जाए। अपनी इच्छा के अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वो कैपेबल है, उसे काम भी मिल रहा है, लेकिन वो अपने मन से काम नहीं कर रहा, तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। देखो, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल विलिंग टू चूज नॉट टू वर्क। उसने खुद से चुना है कि मैं काम नहीं करूंगा, इवन दो दे आर कैपेबल एंड विलिंग टू वर्क। इट occurs when individual make a conscious decision to remain unemployed। ये कब होता है बेटा, जब वो खुद से डिसीजन लेता है कि मुझे काम नहीं करना, either temporary or for an extended period for various personal और इकोनॉमिक रीजन। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है सर, पर्सनल रीजन भी हो सकता है, या इकोनॉमिकली उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो कहता है मुझे अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है कि वो काम नहीं कर रहा, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, तो क्या बोलेंगे सर हम उसको, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, involuntary unemployment refers to the situation where people who are able to work and are willing to work at the existing wage rate are not getting the job। अब इनवॉलंटरी का मतलब क्या हो गया, जो अपनी इच्छा से नहीं है, वो काम तो करना चाह रहा है, उसे काम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज एडिकेटेड इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। in full employment willing and capable people get work without any undue difficulty, there is no involuntary unemployment। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बेटा कभी भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट काउंट नहीं होता। तो अभी हमने तीन तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े। पहला क्या पढ़ा सर, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर, जिसमें सभी लोगों को काम मिलता है जो काम करना चाहते हैं, उसे हम जीरो अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फिर आता है सर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोग अपनी इच्छा से क्या करते हैं, घर बैठते हैं कि हमें काम नहीं करना। फिर आता है बेटा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको एक्चुअल में काम नहीं मिलता। अब आता है बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि कोई काम तो कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में उतना काम नहीं कर रहा जितना करना चाहिए था। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यह कि एक एमबीए पर्सन पियोन की नौकरी कर रहा है, तो उसकी कैपेबिलिटी तो ज्यादा है, लेकिन अपनी जॉब के हिसाब से वो क्या कर रहा है, कम काम कर रहा है या कम सैलरी पे काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा अंडर अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। देखो, underemployment equilibrium refers to a situation when equilibrium is attained, aggregate demand is equal to aggregate supply below the full employment level, or when resources are not fully employed। An economy can be equilibrium when there is a unemployment in the economy, when aggregate demand is equals to aggregate supply in the economy। It refers to a situation when aggregate demand is equals to aggregate supply at level where the resources are not fully utilized। इसको ना इस तरीके से समझना, यहाँ पे देखिए बेटा, इस वाले ऊपर वाले टॉपिक को स्पेशली देखिए बेटा। मान लो हमारे पास जो टोटल रिसोर्सेज है ना, वो है 10 बिलियन US डॉलर के। ठीक है, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड, और ये हो गया बेटा इसका इक्विलिब्रियम लेवल। अब टोटल रिसोर्स कितने के थे बेटा मेरे,
$10 बिलियन के। लेकिन बेटा अभी मैंने सिर्फ जो यूज करे हैं ना वो कितने करे हैं यहाँ पे, $8 बिलियन के, और यहाँ पे सप्लाई भी कितने की हो गई, $8 बिलियन की। तो मेरे पास अभी $2 बिलियन के रिसोर्सेज क्या पड़े हैं सर, अभी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो मैं कैपेबल हूं कि उस $2 बिलियन से क्या करूंगा, मैं सप्लाई को भी बढ़ा दूंगा और दोबारा से किस में आ जाऊंगा, इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा। तो ये जो है ना अभी, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे रिसोर्सेज यूज नहीं करे हैं, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है बेटा, अंडर एम्प्लॉयड इक्विलिब्रियम बोला जाता है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब सर मैंने अभी पूरे के पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं करे हैं, मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी अभी पड़ी हुई है। अब मान लो एक सिचुएशन आपको ऐसे दूं कि मान लो मैं यहां से ये 10 हटा देता हूं, 8 हटा के यहाँ क्या कर दूं बेटा 10, यानी मैंने यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा ना, ये कहलाएगा कौन सा बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों, क्योंकि सर मेरे पास मैक्सिमम कितना था 10, मैंने सारा का सारा लगा दिया। अब अगर इसके बाद क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा सकूं। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो समझ आ गया क्या है, जितने रिसोर्सेज हैं उससे कम लगा के अगर आप इक्विलिब्रियम अटेन करते हो तो वो कौन सा कहलाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे लगा के अगर आप इक्विलिब्रियम में आते हो तो वो क्या कहलाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो ये कुछ और अनएम्प्लॉयमेंट्स आती हैं, इसको हम और पढ़ लेंगे अगर दिया होगा नीचे तो। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में है नहीं है ये, देखिए कहता है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फुल एम्प्लॉयमेंट। कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या है बेटा, सी all willing and able individuals have a job. Which type of unemployment involves people voluntarily choosing not to work? Voluntary unemployment, जो अपनी इच्छा से नहीं करते। In which situation does underemployment equilibrium occurs? बताइए, बताओ, बी। ठीक है, what type of unemployment arises due to a mismatch between the skills of the worker and the demand of the job market? स्ट्रक्चरल, मैंने बताया ना कि कंप्यूटर आ गए तो उसकी वजह से लोगों की जॉब चली गई, तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया बेटा। What does full employment guarantee? Everyone is, बेटा टॉपिक है अब आपका क्या, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कब आती है सर, अभी मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी, क्या सर, मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं 10 मिलियन के, मैंने सारे के सारे लगा दिए, मैं इक्विलिब्रियम में आ गया। सर अब उसके बाद इकोनॉमी में क्या देखने को मिली, और डिमांड आ गई। यानी जब मेरे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो इकोनॉमी के अंदर एक्स्ट्रा डिमांड आती है, उस डिमांड को क्या बोला जाता है सर, एक्सेस डिमांड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, excess demand refers to a situation when aggregate demand is more than the aggregate supply corresponding किसके, full employment level। full employment जो मैंने एग्जांपल दिया $10 बिलियन का, लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ऐसा सा डायग्राम अभी मैंने सेम बनाया था आपका 45 डिग्री, ये कौन सा पॉइंट हो गया सर। अब मैं मान के चलता हूं बेटा ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 10, अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंगली कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं सर, $10 बिलियन। अब लेकिन डिमांड कितनी आ गई मेरे पास, $12 के। तो क्या मैं इसको फुलफिल कर पाऊंगा सर, नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज कितने थे मैक्सिमम मेरे पास, इतने। तो इस तरीके की सिचुएशन को क्या बोला जाता है बेटा, एक्सेस डिमांड बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सेस। अब एक्सेस डिमांड के ना हमें लॉजिक समझने हैं कि सर इसके कारण क्या होते हैं, ऐसे होता क्यों है इकोनॉमी के अंदर। देखो ये जो गैप आता है ना बेटा, इसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है। अब समझना इन्फ्लेशनरी गैप है क्या। बेटा इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, तो जब चीजों की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई नहीं हो पाती, तो महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसी को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाली सिचुएशन के अंदर आपका जो इन्फ्लेशनरी गैप है, ध्यान से देख लो इधर भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे बेटा मैंने आपको कितना बताया है, 10, सॉरी यहां पे कितना था ये 12, और ये कितनी थी फुल एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है ये कितना हो गया सर, तो दो का क्या आ गया आपका यहाँ पे, इन्फ्लेशनरी गैप आ गया एक तरीके से। ये एग्जांपल है बस, है ना। तो दो का क्या आ गया आपका, इन्फ्लेशनरी गैप आ गया। अब देखो रीजंस क्या है बेटा, ये याद कर लेना आराम से।
आपको ना बहुत ज्यादा इसको ये मत समझो कि डिफिकल्टी में बढ़ना है, आपने सिंपल ये सोचना है सर इकोनॉमी के अंदर डिमांड कब कब बढ़ सकती है। भैया पहले तो एग्रीगेट डिमांड के क्या सोचो, कंपोनेंट, भैया वही तो बढ़ाएंगे डिमांड, क्या कंपोनेंट है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, चलो जी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इंक्रीज इन द हाउस होल्ड कंजप्शन, यानी कि सर अब यहां देखते जाना बेटा बहुत ध्यान से, अगर याद करना चाहते हो कॉन्सेप्ट को। ये पहला कंपोनेंट कौन सा हो गया सर, सी। इंक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड ड्यू टू द राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई। फिर क्या आता था सर मेरा, आई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ द राइज इन अ क्रेडिट फैसिलिटी। मान लो बेटा बैंक ने लोन सस्ता कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को पैसा क्या मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, तो लोग इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे सर, बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन पब्लिक, उसके बाद क्या आता सर, जी, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्या आता सर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होगा सर, बढ़ेगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, भाई हमारी डिमांड बढ़ रही है ना, तो यानी इंडिया के गुड्स की डिमांड बढ़ रही है तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, और इंपोर्ट क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, तो क्या लिखा है, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। एक रीजन और क्या होगा सर, देखो इन्फ्लेशन का मैंने आपको बैंकिंग चैप्टर में बताया था बेटा, जब भी इकोनॉमी के अंदर जरूरत से ज्यादा पैसा आएगा तो वो किसको क्रिएट करेगा बेटा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा पैसा आएगा लोग उतनी ज्यादा क्या करेंगे सर, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, इंपैक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट, प्राइस और इंप्लॉयमेंट। अब बेटा देखो सीधी सी बात है, एक्सेस डिमांड का जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, बढ़ेंगे सर, जब महंगाई बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। क्या लिखा है, एक्सेस डिमांड गिव राइज टू अ जनरल प्राइस लेवल बिकॉज इट अराइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी शोइंग अ इन्फ्लेशनरी गैप। इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा सर, हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और वो क्या कहलाएगा, हमारा इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। आउटपुट पे क्या फर्क आएगा, अब खुद सोच के देखो, एक्सेस डिमांड हैज नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा मेरे को, लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। सर रिसोर्सेज तो मैं खत्म कर चुका ना, मैंने आपको क्या बोला, एक्सेस डिमांड आएगी कब, जब मेरे पास जितने रिसोर्सेज है मैं सारे लगा चुका हूं, उसके बाद भी डिमांड आ रही है। तो सर उसने बिल्कुल सही बोला कि सर हमारे रिसोर्सेज तो खत्म हो गए, तो अगर डिमांड बढ़ भी रही है तो मैं सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकता, तो मेरे आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। अगर आउटपुट में चेंज ला सकता तो भाई डिमांड बढ़ने क्यों दूंगा, मैं सप्लाई नहीं बढ़ा दूंगा। अब मेरे पास जब रिसोर्स ही नहीं बचे, सारा पैसा ही खत्म हो गया, संसाधन खत्म हो गए, तो कैसे बढ़ाऊंगा मैं उसको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा सर, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो, द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग अ फुल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में देखो सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पे कैसे लगाओगे, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो चुके हैं सर मेरे, खत्म। अब आते हैं बेटा डेफिशिएंट डिमांड। When in an economy, aggregate demand falls short of an aggregate supply at full employment level, the demand is said to be a deficient demand. कहता है जब इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड होती है बेटा, वो एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होती है, कम होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। सेम तरीके का डायग्राम है, देखो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी नहीं आएगा, ये आएगा डिफ्लेशनरी गैप। क्या आएगा बेटा, सही कर लो इसको, डिफ्लेशनरी गैप आएगा ये। देखिए बेटा अब आगे कहता है, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप शोइंग अ डिमांड डिफिशिएंस ऑफ द करंट एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई। या हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाएंगे सर, कम। इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। अब अगर बेटा मैं रीजन की बात करूं तो देखो रीजन सारे के सारे वही हैं, रीजन सारे के सारे वही हैं, लेकिन अब कैसे पढ़ोगे उसे उल्टा। वहां पे कंजप्शन क्या हो रहा था सर, बढ़ रहा था, यहाँ पे कंजप्शन क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, डिक्रीज इन द हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड ड्यू टू द फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि लोगों की अब कंज्यूम करने की क्षमता कम हो गई है, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। डिक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि सर क्रेडिट फैसिलिटी क्या हो गई होगी, अब कम हो गई होगी। उसमें क्रेडिट फैसिलिटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, तो लोग लोन ज्यादा ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे थे।
अब यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी क्या हो गई सर, कम हो गई, तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोग इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे सर, डिक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट वहां पे क्या हो रहा था ज्यादा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कम, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, पहले वहां पे मनी सप्लाई क्या हो रही थी ज्यादा, अब मनी सप्लाई क्या हो जाएगी सर, अब इसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, देखो सीधी सी बात है, उसके अपोजिट इंपैक्ट पड़ेंगे, वहां पे प्राइसेस क्या हो रहे थे बेटा, बढ़ रहे थे, कहता है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, डेफिशिएंट डिमांड कॉज द जनरल प्राइस लेवल टू फॉल बिकॉज इट arises when aggregate demand is less than the aggregate supply at full employment level. Therefore, it is a deflation in an economy showing a deflationary gap. ये किसको शो करेगी सर, हमारे डिफ्लेशनरी गैप को। एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इन्वेस्टमेंट लेवल इज रिड्यूस, जब बेटा इकोनॉमी में डिमांड क्या होगी कम, तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, तो विच कॉजेज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू द फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट। तो ऑब्वियसली बात है सर, जब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा, लोग अपनी इच्छा से क्या बैठेंगे, घर पे खाली बैठना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर इकोनॉमी में प्रोडक्शन, आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा सर, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज लो लेवल ऑफ, ठीक है, कहता है व्हाट कैरेक्टराइज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, बताइए बेटा इसमें से डेफिशिएंट डिमांड कौन सी है हमारी, when aggregate demand falls short of the aggregate supply at full employment, what is the primary outcome of a deflationary gap in economy, continuous fall in the, which of following is not a reason for a deficient demand, increased government, how does deficient demand affect employment level in the economy, क्या होगा सर, it increase voluntary unemployment due to reduced, what does a fall in general price level indicate in the context of deficient demand, deflation को शो करती है, किसको शो करती है सर,